पहला नंबर ऊपर देख लो, टॉपिक क्या है, क्लास 10 संपूर्ण हिंदी, यानी हिंदी का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो बोर्ड पे लिखा जाएगा आज की इस वीडियो में, और उतने में से ही आएगा, इसकी गारंटी है। यानी उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये जितना आप तैयार कर लेते हो तो समझ लो संपूर्ण हिंदी यानी 70 में 70 आप पा जाओगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। पहली बात ये याद रखना कि बहुविकल्पी का जो प्रश्न है उस पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा और डीपीपी हम आपको दे देंगे, वो पढ़ लेना। बहुविकल्पी का ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन आता है, मैं 50 से 60 लिख के दूंगा, उसी 60 में से आपको मिल जाएगा, यानी ज्यादा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रश्न नंबर, अब हम खंड भ की यदि बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 21 से जो पहला शुभारंभ होगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बढ़िया नंबर का आएगा, लगभग 6 से 10 नंबर के बीच। तो ऐसे स्थिति में इनमें लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी क और ख करके आएगा, उनमें से आपको एक करना होता है। इनमें मैंने 4 हैशटैग करके लिखा है और यही 4 गद्य के वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वह 4 में से कौन आ सकता है? पहला वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है और डैश 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 उन्नति की ओर, यानी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा। क्लियर? दूसरा, विश्वास पात्र मित्र पुरुष को करना चाहिए, यानी ये पूरा पैराग्राफ आप इसका व्याख्या और रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, पाठ, लेखक का नाम और उससे एक प्रश्न आता है वो तैयार कर लेंगे। अभी क्या प्रश्न आएगा वो भी बता रहे हैं। चौथा, हमारी संस्कृति, यानी ये भी चैप्टर जो है बेहद इंपॉर्टेंट है और ये पैराग्राफ उसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अजंता संसार की, ये अजंता वाले चैप्टर से और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी पहले हम बात करेंगे इन 4 पैराग्राफ पर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पर आंसर आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे, एक भी नंबर आपका कटे ना। इसमें से आउटेड प्रश्न है बेटा। पहला प्रश्न आउटेड ही रहेगा कि दिए गए गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। पैराग्राफ चाहे जो भी दे दे, सब में ये आउटेड प्रश्न है, 100% लिखा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप पेपर में भी देख सकते हैं, मॉडल पेपर में। यदि हम दूसरे पैराग्राफ की बात करें, दूसरा क्वेश्चन, तो वह आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी दूसरा प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न बेटा, पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बना सकता है। इसमें से मैं एक का डिस्कशन करने वाला हूं जो मुझे लग रहा 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। वह है पहला, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। ठीक है, इस पैराग्राफ का आप आंसर लिखोगे कैसे वह मैं बताने वाला हूँ। आप कभी भी अपने बोर्ड की कॉपी पे, चूंकि आपके बोर्ड की कॉपी ऐसे होती है, ठीक है, इसमें आप प्रश्न नंबर जरूर डालें। प्रश्न नंबर आपका 21 है, आप 21 कर लें, ठीक है। और उसमें कहा ना क और ख, तो अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने क किया या ख किया? तो सिर्फ यदि आप 21 करके छोड़ देंगे तो फिर वह आपको डाउटेड रहेगा प्रश्न कि क वाला किया बच्चा कि ख वाला। फिर एग्जामिनर पढ़ेगा तो फिर नंबर देगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा क का था या ख का था। लेकिन आप जब स्पष्ट कर देते हो कि मैं क वाले का आंसर देने वाला हूँ और डैश डैश कर लेते हो, और यहाँ पे क में क्या लिखा हुआ है बेटा? पहले कुसंग का ज्वर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक शब्द कुसंग का और डैश डैश करके लास्ट में कम से कम 1-2 शब्द जरूर लिखेंगे। क्लियर? इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि प्रश्न नंबर 21 का क यानी कुसंग का ज्वर वाला बच्चा पैराग्राफ टच किया है। अब आप उत्तर जब लिखने जाते हो तो ठीक इसके नीचे होना चाहिए बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, कुछ पीछे लिख देते हैं, कुछ लाइन छोड़ देते हैं। तो आप लाइन छोड़ेंगे लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अभी कहाँ छोड़ा जाएगा वो मैं बताऊंगा। जैसे उत्तर नंबर पुनः आप 21 डालें, पुनः यहाँ क डाल दें और उसके बाद क में का आप पहला आंसर करने जा रहे हो बेटा, तो यहाँ नंबर 1 डाल दो। और नंबर 1 जब डालोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 में केवल पूछता क्या बेटा? पाठ का नाम। तो ऐसे लिख लें, पाठ का नाम, डैश करें
यहाँ पाठ का नाम लिखेंगे जो भी पैराग्राफ देगा, और यहाँ लिखेंगे लेखक का नाम। एक ही लाइन में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको यह कम से कम 2 नंबर देके जाएगा, तो कम से कम 2 लाइन में लिखा है। इससे कॉपी भी सुंदर दिखेगा और एग्जामिनर को पढ़ने में असुविधा भी नहीं होगी। उस तरह एक ही लाइन में लिखोगे तो फिर उतना सुंदर कॉपी नहीं दिखेगा। कहा गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आपने पेज नंबर 1, 2, 3 पर 100% आपने लिखा और कोई गलती नहीं किया, आंसर एकदम बिल्कुल 2 कॉपी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जैसा चाह रहा वैसा उत्तर पा रहा है आपसे, तो केवल वो 3 पेज पढ़ेगा, चौथे पेज से आपको नंबर देना शुरू कर देगा। लेकिन 3 पेज में, पहले पेज में ही आपने कट कर दिया, वो एकदम लगे गंदी कॉपी दिख रही है, तो समझ लो आपका नंबर अच्छा आने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आपका कैसे बनेगा? आपकी राइटिंग से। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, व्याख्या जो कर रहा हो उस शब्द में वजन होना चाहिए। आप रटा रटाया नहीं, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ के कर रहा है तो आप भी वैसे कर लो, या किसी टीचर ने बताया। अकॉर्डिंग टू यू, यानी आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप उस व्याख्या का मतलब क्या समझ रहे हो, या लेखक क्या बताना चाह रहा है, उसकी भावों को और आज के वर्तमान समय में जोड़ के जब लिखोगे तो नंबर काफी बेहतर मिलता है। यदि मैं बात करूं पहले हेडिंग की, कुसंग का ज्वर, तो बेटा ये किस चैप्टर का है? कुसंग का ज्वर, ये पहले चैप्टर का है, और पहले चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता। तो आप मित्रता लिखा और एक कामा सिंगल जरूर लगा दें। और मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र। यदि आपको ये याद है बेटा तो 2 नंबर मिल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्लियर? और यहाँ पे आप कॉमा कर लेंगे, हाइलाइटेड दिखेगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपका देखेगा भाई मित्रता लिखा है, पाठ तो सही है, लेखक का नाम लिखा है सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, तुरंत चेक करेगा, आपको 2 नंबर मिल गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, आप दूसरा नंबर क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 2 का जब आप उत्तर लिखने जाएं तो आप दूसरे में क्या करने जा रहे हो? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट बच्चे व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करोगे। इस उत्तर को लिखने के बाद कम से कम 1 लाइन आप अवश्य छोड़ दें। 1 लाइन जब बेटा आप छोड़ दोगे तो 1 लाइन छोड़ने के बाद जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर को नंबर देने में असुविधा नहीं होगी, इसी के नीचे लिख देगा। और बाद में जब नंबर ऐड किया जाता है तो वह नंबर गलती से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो फ्रंट साइड पे उसको दिखाई देगा और वो नंबर ऐड कर लेगा। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो रहा है ना? अब देखो बेटा, जब हम रेखांकित अंश की व्याख्या हमसे पूछा है, क्या पूछा है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्यों ना हम हेडिंग डाल लें, ऐसे हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। और हेडिंग डालने के बाद बेटा जब आप व्याख्या करने जाओ तो लिखने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। जैसे ही आपकी कॉपी अलग दिखेगी 100 बच्चों में से, तब आप सबसे हाईएस्ट नंबर पाओगे। लेकिन 100 बच्चे जैसे लिखे वैसे आप भी लिख लिए तो नंबर मिलने वाला नहीं है। तब वहां पे जनरल मार्किंग होगी, जो नंबर सब बच्चों को मिलेगा वही आपको भी मिलेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसलिए बेटा लिखावट आपका इंप्रेशन जमाएगा, और पहली लिखावट ही यानी 2-3 पेज की लिखावट ही आपको पूरा नंबर तय करता है कितना पाने वाले हैं। इस तरीके से आप लिख दिए जो तरीका मैं बता रहा हूं, तो 100% कोई भी एग्जामिनर हो आपका नंबर नहीं काट सकता, और 70 आउट ऑफ 70 यानी मान के चलो 70 आउट ऑफ 70 आप गेन कर पाओगे। कितने लोग तैयार है 70 पाने के लिए? यस बोलो कम से कम। क्लियर है? चलो, जब सब लोग पाने के लिए तैयार है तब मैं व्याख्या, चूंकि लिखूंगा बेटा तो समय अधिक लगेगा। सभी लाइन में 1-2 लाइन आप बिल्कुल जोड़ सकते हो। अब कुसंग का जोर हमको पता चल गया, लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता। गद्यांश हमारे ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा ना ऊपर, तो इसीलिए जब भी लिखना हो व्याख्या तो 1 लाइन कॉमन सब में जोड़ सकते हो, सबके साथ जोड़ सकते हो बिना पढ़े पैराग्राफ को, कि उपरोक्त गद्यांशों या गद्यांश लिखेंगे क्योंकि एक गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। उपरोक्त गद्यांश के जब लिखना है बेटा ध्यान देना, यहां लिखना, यहां से लिखना मत शुरू करना। यहां से जैसे ही आप लिखोगे तो आपकी हेडिंग जो है ना वो हाईलाइटेड नहीं दिखेगी। आपको हाईलाइटेड भी दिखाना है,
इसमें व्याख्या करते हुए कुछ शब्दों को अंडरलाइन करके या अलग पेन से यानी ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं। यानी ब्लू लिखिए, जो लाइन आपको बहुत अच्छी लग रही है उसको आप ब्लू से लिख दो। तो आप लिखोगे उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से आचार्य, यहां लिखेंगे बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें यह अवगत कराना चाहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कहां से हम शुरू कर रहे हैं, कहां खत्म कर रहे हैं, कराना चाहते हैं कि। अब यहां ऐसे करना। अब ध्यान दो बेटा, इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि हम जिस पद की व्याख्या करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लेखक के बारे में भी जान रहे हैं और उस लेखक के बातों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने शब्दों में। तो ये जरूर लाइन लिखना सब में कि उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें यह अवगत कराना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं या हमें समझाना चाहते हैं, या उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से जैसे रामचंद्र शुक्ल जी यह हमें संदेश देना चाहते हैं कि। क्लियर है बात? लिखते वक्त मैंने ध्यान से देखो बेटा, रेखांकित जहां से मैंने शुरू किया था उसी के नीचे लाइन लिखा है, और जब इसी लाइन में आप लिखते जाते हो तो बेटा वो काफी अच्छी और सुंदर राइटिंग होती है, कॉपी देखने में भी अच्छा लगता है। आपको अगर पैराग्राफ चेंज करना हो तो डायरेक्ट आप इसके नीचे लिखेंगे बेटा, कहीं एक दो लाइन छोड़ के नहीं, एक सब छोड़ के दो सब छोड़ के नहीं, डायरेक्ट इसी के नीचे आओ और फिर वहां से पैराग्राफ शुरू करो। बातें समझ में आ रही हैं? ये लाइन आपकी छूटनी चाहिए कम से कम। ये लाइन छूटेगा तो आपका हेडिंग जो है, जो आप मेहनत से लिख रहे हो अलग करने के लिए कॉपी, वह स्पष्ट एग्जामिनर को दिखाई देगा। अब व्याख्या कैसे करेंगे बेटा, पहले मैं पद पढ़ता हूं। पद दिया क्या है, कह रहा है अंडरलाइन जो किया हुआ बस मैं उतना ही पद पढ़ूंगा। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब क्या होता है, बुरी संगति या बुरी आदतें। ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, बुखार जानते ही हो। बुखार में जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो क्या होता है, उसके बदन में दर्द होने लगता है, स्वास्थ्य में भी हलचल हो जाती है, मतलब स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी इतने ज्यादा ज्वर से पीड़ित हो जाता है उसकी मौत भी हो जाती है। अभी उसका पूरा स्पष्ट हम करेंगे क्या है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उसे ऊपर की ओर उठाती जाएगी। अब देखो बेटा, इस व्याख्या को अगर मैं पढ़ूं समझूं, पहली लाइन क्या लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है। यानी कुसंग मतलब बुरी आदतें। तो आप स्पष्ट, लेखक बताना क्या चाह रहा है कि यानी आप बुरी संगति ना करो। यानी आपकी लिखावट से एग्जामिनर को भी ये पता चलना चाहिए कि आप संदेश क्या देना चाहते हो और लेखक की भावों को आपने समझा क्या है, यानी किस भावों को आप समझ रहे हो वह चीजें स्पष्ट करो। यानी इसका मतलब लेखक क्या बता रहा है, कुसंग का ज्वर, कुसंग मतलब बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी यदि आप बुरी संगति के दलदल में हो तो समझ लो वह आपके लिए प्राण घातक साबित होगा। यानी उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें यह अवगत कराना चाहते हैं कि यदि हम बुरी संगति में हैं तो वह कभी भी हमारे प्राणों के लिए घातक हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बुखार हो जाने से शरीर में यानी बदन दर्द भी होने लगता है, बुखार होने से लोग कहते हैं ना हड्डियों में दर्द पहुंच रहा है, बदन दर्द होने लगता है, स्वास्थ्य में कमी हो जाती है, चेहरे पे क्या हो जाता है, बिल्कुल उदासी छा जाती है, यानी जैसे मानो उसके पास कुछ है ही नहीं। यानी ठीक उसी प्रकार बुखार से पीड़ित व्यक्ति जैसे अपने स्वास्थ्य को खो बैठता है, अपने हड्डियों में शरीर में दर्द को महसूस कर पाता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति में पड़ जाने के बाद एक व्यक्ति अपने नीतियों को खो देता है, अपने सद्भावों को खो देता है, अपने विचारों को खो देता है, और उसमें क्या अच्छा क्या बुरा है यह भेदभाव करना भूल ही जाता है। और उसी में करा, यदि कोई युवा व्यक्ति, अब युवा कौन है, हम लोग हैं,
यदि आप वहां आप अपना तात्पर्य लिख सकते हो, यदि हम सभी युवाओं में से यदि मैं भी या आप भी किसी बुरी संगत में पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमारा पतन होना है, हम कभी उभर नहीं सकते और हम ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकल पाना मुश्किल होगा। अतः लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें कभी बुरी संगति में पड़ना नहीं चाहिए। क्लियर? और वहीं पे आप 2 लाइन की कविता लिख सकते हो कबीरदास जी, और लेखक की इन पंक्तियों से मुझे कबीर की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। यानी ये कविता लिख सकते हैं। यानी ये जैसे ही आप लिखोगे, अब क्या होगा, लेखक की भावना कहाँ पहुंचेगी यार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही नहीं जानता है, ये कबीर के विचारों को भी जानता है, उससे भी मुझे अवगत करा रहा है इन पंक्तियों से जोड़कर। और 100% बेटा यदि आप ऐसा लिखोगे तो कोई भी आपका नंबर काट नहीं सकता। 6 नंबर का है तो बेटा 6 नंबर मिलेगा, 100% गारंटी है इसकी। अंतिम पंक्तियां क्या है, यदि वह सही संगति में है तो उसका क्या होगा, निरंतर उत्थान होगा। तो आप कह सकते हो यदि मैं बुरी संगति को छोड़कर सही संगति में रहता हूँ, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार बोलने वाले लोग हैं, उनकी संगति में रहता हूँ तो निरंतर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अतः यहाँ पर कवि की विचार, लेखक के विचारों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं सोचनी चाहिए और न किसी के साथ बुराई करनी चाहिए। उन पंक्तियों से आप क्या सीख ले रहे हो वो भी लिखो, और इतना लिखने के बाद बेटा 100% 6 नंबर है तो एग्जामिनर के अगर बस में रहेगा तो कहेगा मैं 8 दे दूंगा, बच्चा बड़ा अच्छा से लिखा है। कॉपी मत करो, अपने विचारों को, अपनी भावों को लिखो, जो समझ में आ रहा है, जो उदाहरण मिल जाए प्रेजेंट में वह उदाहरण वाले आके लिख लो। 100% नंबर कोई काट नहीं सकता, इसकी गारंटी है। बातें समझ में आ गई? बाकी ये 3 है वो अपने आप से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्लियर? प्लीज बेटा ध्यान दो, ये कुसंग का जोर जो दिए थे और यहाँ तक कि ये भी विश्वास पात्र मित्र, तो मित्र मित्रता चैप्टर का ही है और इसके भी लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र, दोनों के लेखक वही हैं। एक बात और याद रखना, यहाँ दिया हमारी संस्कृति का मूलाधार, और संस्कृत शब्द जहां भी दिखाई देगा ना तो समझ लेना किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है। आप में कोई चैप्टर है संस्कृति नाम से? क्या? भारतीय संस्कृति। क्या है? इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद होना चाहिए जहां भी संस्कृति शब्द दिखाई देगा तो ज्यादातर ये मान के चलना 100% वो भारतीय संस्कृति पाठ से है और उसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र। इसमें आ जाओ, अजंता संसार की, यानी अजंता शब्द आया और अजंता शब्द ही चैप्टर का नाम है बेटा। और अजंता के विषय में यदि किसी पैराग्राफ में नजर आ जाए तो वह समझ लेना किस पाठ का है, अजंता पाठ का। लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ये 4 पैराग्राफ का मैंने 2 नंबर का कम से कम प्रश्न बता दिया। पाठ का नाम और लेखक का नाम तैयार हो जाएगा। एक बार वीडियो भी देख लेना, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न होगा 22, इसमें ये देखो बेटा कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो आपके हाथ में नंबर पाना, वो मतलब एग्जामिनर छीन ही नहीं सकता आपसे। और नहीं पढ़े भी रहोगे ना, केवल एक बार वीडियो देख के रहोगे ना तो बातें याद रहेंगी, उससे लिख लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल वीडियो देख के ध्यान से सुने रखना, क्या लिखना, कैसे लिखना, तरीका बस याद रखना, लिख लो। 22 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखे। अब प्रश्न बेटा इसमें भी आउटेड है। पहला प्रश्न रहता है गद्यांश संदर्भ सहित दिए गए पद्यांश की व्याख्या के, यानी संदर्भ लिखना है। इसके पहले वाले में जब गद्य दिया था उसमें पाठ और लेखक का नाम था, इसमें हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ होता है क्या बेटा, वही पाठ और लेखक का नाम, उसमें चर्चा करना होता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का रोचक तरीका क्या हुआ देख लो। आप किसका लिखने जा रहे हो, प्रश्न नंबर 22। ऐसे लिखो प्रश्न नंबर 22। क कर रहे हो तो क डाल दो, ख कर रहे हो तो ख, और क वाले में क्या है, उधव मन न भयो 10-20। तो ये आप पैराग्राफ जरूर लिखो, उधव मन भयो न 10-20 डैश डैश करके लास्ट में जगदीश जरूर डाल देना।
कोई डाउट? क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान दो बेटा, इसमें अब क्या करोगे, उत्तर लिखने जा रहा हूं आप, तो उत्तर डालो, नंबर डालो, 22 यहाँ भी डालो। मैं बार बार नंबर इसलिए डलवा रहा हूँ बेटा, कभी कभी यदि प्रश्न पे ध्यान नहीं गया तो इस नंबर को देखकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। पता चला आपने नंबर नहीं डाला, एग्जामिनर ने नंबर नहीं देखा, सवाल भी सही है, चेक कर दिया, 4 नंबर मिल गया, लेकिन वो प्रश्न था कितने नंबर का, 6 नंबर का, क्योंकि आपने प्रश्न नंबर नहीं डाला था, इसलिए वो डाउटफुल होकर 4 नंबर मिल गया। ठीक है, इतना केयरलेस से कॉपी चेक नहीं होती, लेकिन फिर भी बाई चांस यह गलती हो जाती है, सबसे होती है। क्लियर है? तो आप ये गलती ना करें कि ताकि उसको एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिले। क्लियर? अब आप यहाँ पे क्या करो बेटा, पहले का उत्तर क्या है, गद्यांश सहित व्याख्या है, तो मैं यहाँ नंबर डालता हूँ नंबर 1। कोई डाउट? अब पहला संदर्भ कहा था, तो हेडिंग डालना इसको, संदर्भ। क्या हेडिंग डाल लेना? संदर्भ। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश। हमारी ये पाठ है पुस्तक हिंदी के, अब किस पाठ का है बेटा ये? पद्य का है। हिंदी के काव्य खंड, पद्य वाले पद को, बुक को क्या बोलते हैं? काव्य खंड। काव्य खंड के सूर्य सागर एक ग्रंथ है, उसमें से एक चैप्टर का नाम है क्या? ये किस चैप्टर का है? पहले चैप्टर का नाम बताओ। पद। पद है, तो याद ही नहीं है तुम लोगों को? बताओ, हिंदी पढ़ते हो? मैं तो पढ़ाता भी नहीं हूं ना, याद होना चाहिए बेटा। ये जो पद है ना, ये सूर्य सागर एक ग्रंथ है। किसका है? सूर्य सागर ग्रंथ है। इनमें से एक पाठ दिया गया छोटा सा, जिस चैप्टर का नाम है पद। तो लिखने का तात्पर्य यही है बेटा, लिखेंगे ऐसे, प्रस्तुत या उपरोक्त लिख सकते हैं, उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां से लिखेंगे, ध्यान देना, इसके ऊ के नीचे आए, पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, काव्य खंड में संकलित, में संकलित। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, क्योंकि ये पद्यांश है, तो पद्य की तरह आपकी भावें भी व्यक्त हो, भावनाओं को आप उजागर करो, लेकिन कविताओं के माध्यम से। तो संकलित सूर्य सागर, सूर्य सागर नामक ग्रंथ के पद से लिया गया है या अवतरित है, लिया गया है या अवतरित है या उद्गृत है, कुछ भी लिख सकते हैं। जिसके, यहां लिखेंगे रचयिता, रचनाकार। रचयिता कौन है? जिसके रचयिता सूर्यदास जी है, सूर्यदास जी। क्लियर? कोई डाउट? अब ध्यान दो बेटा, पद यहाँ लिखा आपने, अंडरलाइन कर लो, सूर्यदास यहाँ लिखा, अंडरलाइन कर लो, और एक सिंगल कॉमा भी लगा लो। बात समझ में आ गई? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बेटा, सूर्य सागर नामक ग्रंथ, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में जरूर कर लेंगे, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट पता चले कि बच्चे को केवल पाठ का ही नाम नहीं याद है, बल्कि किस ग्रंथ से लिया गया उस ग्रंथ का भी नाम याद है। तब आपकी कॉपी अलग दिखेगी। भीड़ में खड़ा हो जाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, भीड़ से अलग रहोगे तो दुनिया आपको नजर करेगी, वो अलग है। अब मान लो जैसे आप गए रेलवे स्टेशन पे, सभी लोग टिकट के लिए लाइन लगा लिए, नजर किसी की नहीं जाएगी, लेकिन एक बंदा देखते हो ना जो चंपू लाल होता है, वो किनारे से निकल के आता और हाय भाव मिला के अलग से फैशन में जाता और टिकट मांगता काउंटर में, भाई साहब एक टिकट दे दीजिए। तो पीछे वाला क्या बोलता है? अरे भैया पीछे जाओ, लाइन में आओ, हम लोग पागल थोड़ी ना लाइन में। यानी ध्यान किसका गया? उसका भी गया। उसके पीछे वाला तुरंत बोलेगा भाई पीछे जाओ, तुम मेरे पीछे जाओ, मेरे पीछे जाओ, फिर यानी सबका ध्यान किस पे गया? उस चंपू लाल पे। था कुछ नहीं, लेकिन ध्यान इसलिए चला गया क्योंकि वो रूल को तोड़ के आगे बढ़ गया। तो जब आप कुछ अच्छा लिखोगे तो आपकी कॉपी अलग दिखेगी, और जब कॉपी अलग दिखेगी तो नंबर भी क्या होगा? अलग ही तो दिखेगा। तो नंबर अलग पाना कि सब जितना पा रहे उतना ही पाना? सब तो 60 70 60 55 50 के बीच में रुक जाते हैं, तुम 60 से ऊपर वाले में जाओ, 60 और 70 के बीच में आओ, 60 70 तक पहुंचो, ऐसी कॉपी लिखो।
क्लियर है? कोई डाउट? ये मैंने छोड़ा, आप भी छोड़ दोगे? यहाँ लाइनिंग ऐसे रहेगी, टेढ़ी सीधी नहीं होगी। अगले टेस्ट में आपको ऐसे ही लिखना, जो गलत लिखा बहुत पिटाई पड़ेगी। ठीक, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। हिंदी का तुम लोग पैसा नहीं देते तो फिर भी पढ़ा रहे हैं फ्री में। तो इसके लिए वीडियो लाइक करना है, सपोर्ट करना है और पूरा देखना है। कोई डाउट यहाँ तक? प्रश्न नंबर 2 बेटा फिर आ गया वही, रेखांकित अंश की। तो हेडिंग डाल लेंगे प्यार से, रेखांकित अंश के जगह यदि पद लिख दे तो और अच्छी बात, रेखांकित पद की व्याख्या। कोई डाउट? अब रेखांकित पद की व्याख्या, इसमें भी बेटा कुछ तो कर लो अपने आप से। पहले क्या लिखोगे? उपरोक्त पद्यांश में, उपरोक्त पद्यांश में सूर्य सागर के पवित्र ग्रंथ की कुछ पंक्तियों के माध्यम से सूर्यदास जी गागर में सागर भरने का काम करते हुए अपने भावों को अपने प्रेम की भावों को लिख देना, अपने प्रेम की भावों को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, करते हैं नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान दो, अब इससे क्या क्या स्पष्ट हुआ, यानी अभी मैंने पद पढ़ा नहीं, लेकिन प्रेम की भाव, उद्धव मन भयो न 10-20, जाहिर सी बात है प्रेम की भावना है। तो अब सूर्य सागर एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन है। क्लियर है? अब सूर्य सागर के इस ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ में क्या है, इसके माध्यम से सूरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं? अपने प्रेम की भावों को उजागर करना है। तो जब आप ऐसे लिख दोगे उपरोक्त पद्यांश में सूर्य सागर के पवित्र ग्रंथ की कुछ पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि पूरा सूर्य सागर तो आप पढ़ नहीं रहे हो, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं, करते हुए अपने प्रेम की भाव को निम्न प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। कैसे? अब ध्यान से सुनो, वही रख दो। अब ध्यान से सुनो, है क्या कह रहा है? इसका पैराग्राफ कहाँ है? हाँ, पैराग्राफ दिया हुआ है, उद्धव मन न भयो 10-20, और इसमें बेटा रेखांकित अंश नहीं आता है, पूरी व्याख्या आती है। तो रेखांकित पद डालना, हेडिंग पद की व्याख्या डालना, ठीक है, क्योंकि इसमें रेखांकित अंश नहीं पूछता है। करा उद्धव मन न भयो 10-20, एक हूतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। तो कितनी प्रेम की भावना व्यक्त कर रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी ये भावना किसकी व्यक्त कर रहे हैं? गोपियों की। गोपियों की भावना कब व्यक्त कर रहे हैं? जब उद्धव बाबा आ गए, कहाँ से? कृष्ण जी से मिलकर। क्योंकि इसके पहले वाले पंक्तियों में कृष्ण जी ने अपने भावों को व्यक्त किया है। वो क्या था? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे तो ब्रज भूले भी नहीं भुला रहा है। यानी भावना वहां से सुने हैं और उद्धव को भेज दिए, कहा जाओ देख के आओ गोपियों का हाल क्या है, क्या वो भी मुझे याद करती हैं? अब ये अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। कौन व्यक्त कर रही हैं? गोपियां। किससे? उद्धव से। और क्या बताना चाह रही हैं? अपनी दुख पीड़ा और प्रेम की भावना। तो आप लिख सकते हो कि सूर्य सागर के ग्रंथ की पहली पद, यानी पद के दिए गए पहली पंक्ति से गोपियों ने अपने प्रेम को उद्धव से स्पष्ट किया। और कैसे स्पष्ट किया? कि उद्धव मन न भयो 10-20, हे उद्धव, क्योंकि उद्धव बाबा गए तो समझा रहे हैं तुम लोग क्यों पड़ी हो उस चक्कर में, क्योंकि कृष्ण तो तुम लोग को भूल ही गया, तुम लोग क्यों इतना प्रेम करती हो उससे कि अपना ध्यान नहीं दे रहा हो, तुम अपना ध्यान दो, वो कृष्ण को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये भूलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गोपियां उस पर जवाब क्या दे रही हैं? वही पंक्तियों में है। करा उद्धव मन न भयो 10-20, हे उद्धव,
सुनो, मन जो होता है वह 10-20 नहीं है, मन एक ही होता है। एक हूतो सो गयो श्याम सब। अब देखो ब्रज की भाषा है, क्या कर, एक ही था, यानी हृदय कितना था, किसके साथ चला गया, श्याम के साथ। ज्यों देहि बिनु शीस। अब दूसरा, कैसे मैं किसी को सम्मान दे सकती हूँ या किसी को प्रेम के भाव में ले आ सकती हूँ। अब कभी क्या करेंगे गोपियां कि हे उद्धव, सुनना चाहते हो तो सुनो, मन एक ही होता है और वही एक ही मन था, वह श्याम के संग चला गया और उसके बाद हमें सूझबूझ नहीं रहा है, क्या करें। क्लियर। इंद्र शिथिल भई केशव बिन। और इतना ही नहीं, ये भी सुन लो, केशव के जाने के बाद, केशव कौन थे, कान्हा जी, कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, सब उन्हीं का नाम है। तो ये भी उन्हीं का नाम है, केशव जो थे कृष्ण भगवान, यानी कृष्ण के जाने के बाद सुन लो हमारी इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं। इंद्रियां 5 है, कौन, आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है, शिथिल पड़ गई हैं। यानी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, किसी के स्पर्श से कुछ पता नहीं चलता है, जीभ से स्वाद चला गया और तुम कहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं। ऐसे भाव को आप व्यक्त करो तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। फिर कह रहे हैं जीवही कोटि बरिस। कह रहे हम जीवित तो है, कई वर्षों तक रहेंगे, लेकिन उसके प्रेम को, उसके सद्भाव को हम भूल नहीं सकते। आशा लागी रहित तन श्वासा। और ये श्वास जो चल रही है, यानी हम लोगों को जो जीवित देख रहे हो, जिसका एकमात्र कारण है कि आज भी यह उम्मीद या आस लगी हुई है कि कृष्ण आएंगे। कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे। सकल जोग के ईश, और जो इस सकल के यानी पूरे समाज के क्या है, देवता है, वह आने वाले हैं। फिर सूर्य आगे कर रहे हैं, तुम सौ सखा श्याम सुंदर के। तुम तो श्याम के सखा हो। श्याम कौन, कृष्ण के तो मित्र हो। किसको, उद्धव को करेंगे। सकल जोग के ईश, असुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और नंद नंद बाबा, यानी नंद कौन थे, उनके जो पिता जिन्होंने पालन पोषण किया, यानी नंद बाबा और जसोदा मैया भी कृष्ण के बिना क्या है, अधूरी है, और उनको और कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा है। यानी श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, और हम मानेंगे तो सिर्फ किसको, कृष्ण को। हमारा प्रेम है तो सिर्फ किसके लिए, कृष्ण के लिए। हम भूल नहीं सकते किसको, कृष्ण को, क्योंकि मन एक ही था, वो भी मन उसी के साथ चला गया। हे अब ध्यान दो, पंक्तियों की भाव आप व्यक्त करो। अब सब कुछ लिख दिया ना, अब आप लिखोगे कि इस मार्मिक पद में सूर्यदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया गोपियों और उद्धव के बीच की वार्ता का, बातों का। यदि इस प्रकार से हम पद की व्याख्या करेंगे तो कभी भी हमसे गलती नहीं होगी। और एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़ना है, पद जहाँ खत्म हो वहां भी एक लाइन छोड़ना है, और जो इससे उत्तर प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर लिखते वक्त भी एक लाइन छोड़ देना है। और जैसे ही आंसर कंप्लीट हो तो कम से कम आपको 2 लाइन छोड़ना है। कितना लाइन छोड़ना है, 2 लाइन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट। नंबर 21-22 बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से। प्रश्न भी बताया गया इंपॉर्टेंट, और क्या उत्तर बन सकता है वो लिखने का तरीका भी। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आउटेड प्रश्न है, 100% आएगा तो आएगा, इसकी गारंटी है। जीवन परिचय पूछने के लिए कहेगा, एक लेखक का पूछेगा और एक कवि का पूछेगा। 3 नाम दिए रहेंगे, उनमें से एक लिखना होगा। बातें समझ में आ रही हैं? मैं 2 नाम बता रहा हूँ, लिख लो। 100% आपके पेपर में छपा मिलेगा, और नहीं छपा मिला तो फिर YouTube चैनल ही डिलीट कर देंगे, आप पढ़ाना भी बंद कर देंगे। गारंटी है। इन 2 नाम में से एक नाम आपके एग्जाम में है तो है। अब पेपर आएगा तो देख लेना। उसके बाद किसका याद करना, आचार्यचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास का और महादेवी। ये लोग कवि हैं, और 100% मान के चलो सूरदास जी आएंगे और जयशंकर प्रसाद में दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन थोड़ी सी भावना दूसरे तरफ जाए तो 22 जनवरी को क्या है, राम मंदिर का उद्घाटन है।
तो सभी लोग कहीं ना कहीं रामायण पढ़ने के लिए अग्रसर होंगे और रामायण के पद्य की व्याख्या यदि पूछ सकता है तो धनुष भंग या वन के पथ से जरूर पूछेगा। और सूरदास के ही जगह महादेवी वर्मा को हटा दो, तुलसीदास को लिख लो, ये आ सकते हैं, 100% आएंगे। दूसरी बात, एक पद इसमें से लिखिए, 100% गारंटी आएगा तो आएगा। एक पद आ रहा है, वह कौन आ रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। क्लियर है? तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो बेटा, संस्कृत का जो आएगा, और ये भी लगभग लेखक का भी 5-5 अंक का रहेगा, ठीक है। फिर संस्कृत गद्यांश आएगा 5 अंक का, 2 मिलता है संदर्भ पे, 3 मिलता है व्याख्या पे। संदर्भ लिखना इसका आसान है क्योंकि लेखक कोई होता नहीं है, केवल पाठ का नाम याद करना है। क्लियर है? कौन सा पद आएगा, कौन सा गद्य आ सकता है संस्कृत का, वो भी लिखे हैं, पद्य क्या आएगा वो भी लिखे हैं। पहला बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसा नगरी डैश 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 कारिता, क्योंकि इस समय सब लोग धर्म की बातें कर रहे हैं। तो धर्म वाराणसी नगरी जो है वो आपके चैप्टर में है और काफी मतलब एक प्रेम है वहां पे, वह काशी विश्वनाथ मंदिर से लोगों का, और एग्जामिनर का भी होता है, परीक्षक का भी होता है। तो ये गट्स फीलिंग बोल रही है 100% आएगा, और यही आएगा बेटा, कर लेना, क्योंकि ये ऐसा कोई सत्र नहीं जो पूछा नहीं लगातार 2014 से लेके अब तक। 14 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23 में भी पूछा था, और आ गया 24, तो आएगा, ये गारंटी है। बातें समझ में आ रही हैं? पद्य कैसे लिखते हैं इसकी, पहला नंबर ध्यान दो, संदर्भ 24 है तो आप ऐसे लिखोगे जो डाल रहे हो प्रश्न नंबर क्या डालोगे? 24 का क करने जा रहे हो, क में पद्य की व्याख्या कर रहे हो, ऐसा नगरी, तो प्रश्न में ही लिख के डायरेक्ट लास्ट वाली शब्द कारिता जरूर लिख लेंगे। और बेटा ये किस चैप्टर का है? वाराणसी। किस चैप्टर का है? वाराणसी। तो संदर्भ लिखना तो आसान है आपके लिए, यानी उत्तर नंबर 24 का क, और यहाँ क्या लिखेंगे? संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य यहाँ लिखेंगे, पाठ्य सॉरी इसको छोड़ेंगे, हाँ यहाँ से लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। लिख लोगे? यानी संस्कृत भाग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, इसमें कोई लेखक नहीं होता है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या कह रहा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, यानी यह नगरी जो है ना वह भारतीय संस्कृत। अब भारतीय संस्कृति यानी जो सदाचार की भावनाएं हैं, जो साड़ी पहनने की प्रथा है हमारी, जो बड़ों को आदर करने की प्रथा है हमारी, जो महिलाओं को यानी महिला और पुरुषों के बीच जो अंतर स्पष्ट करता है, जो सभ्यताओं के उजागर के रूप में महसूस कराता है या हम उसके लिए जाने जाते हैं, उसी संस्कृत की बात कर रहा है, यानी सभ्यता की बात कर रहा है। तो कह रहा है यह नगरी भारतीय सभ्यता यानी संस्कृत की, यहाँ तक कि संस्कृत भाषा की भी केंद्र स्थली है, यानी संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली क्या है? वाराणसी। वहीं जहाँ आप टूर गए थे, घूम के आए हो, घूमे हो ना? yes, हाँ, सोचो आपके चैप्टर में भी जो पाठ का जिक्र है, जिस जगह का जिक्र है, उससे आप घूम के आए, देख के आए, कोई डाउट? फिर करा इत एव संस्कृत वाणमस्य संस्कृतेष्ट आलोक सर्वत्र प्रस्तुति, और यहीं से संस्कृत भाषा का और भारतीय सभ्यता का लोक यानी प्रियता चारों तरफ फैला हुआ है, यानी उजस्व क्या है? चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिंह को अत्रागते भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। कह रहा है मुगल युवराज यानी मुगल का युवराज दो दारा सिंह सिको था, दारा सिको, वह यहीं पे आया, किस लिए?
भारत की सभ्यता व संस्कृति को सीखने और जानने के लिए। क्लियर? कह रहा है स तेसा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, यानी उसको इस ज्ञान ने प्रभावित कर लिया। किस लिए? यत तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारिति, और वह इतना ज्यादा संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत से प्रभावित हुआ कि संस्कृत में लिखी गए ग्रंथों का अनुवाद उसने उपनिषदों में कराया, वो भी पारसी भाषा में, ताकि अन्य मुगल अन्य मुस्लिम लोग भी पढ़ सकें। तो यह सभ्यता है भारतीय संस्कृति की, यह सभ्यता है भारतीयों की। लेकिन आज की सभ्यताएं क्या हो रही हैं? गायब होती जा रही है। हमारी सभ्यताएं विदेश के लोग अपना रहे हैं। आज रामायण विदेशों में पढ़ा जा रहा है। आज साड़ियां विदेश की महिलाएं पहन के आ रही हैं, आप ही के देश में आ रही हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं। साड़ी पहनने का तरीका उनका अलग है, बिल्कुल अच्छा, एकदम सुंदर ढंग से पहनना हर चीज। वही जो महिलाएं आज के मतलब हमारे दौर की महिलाएं हैं, हमारे पूर्व की नहीं, इस दौर की जो महिला है, अब कपड़े कैसे पहन रहे हैं? पता चला दर्जी के पास कपड़े कम पड़ जा रहे हैं लेकिन सिलाई हो जा रही है। फैशन ट्रेंड चल गया, यानी डिजाइनिंग गजब गजब की चल रही है। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारे कल्चर नहीं। हमारा कल्चर जो है उस कल्चर को दूसरा अपना रहा, दूसरे के कल्चर को हम अपनाने की होड़ में है। आज सब लोग चाह रहे हैं क्या? मॉडर्न बनना। और मॉडर्न बनने से क्या है? नुकसान है, फायदा नहीं है। एक स्त्री होना और स्त्री की लाज को बचाना, ये दोनों बहुत ही बड़ा कर्तव्य होता है, जो एक भारतीय नारी सकुशलता के साथ सद्भावनाओं के साथ निभा लेती है। यानी आप इसको व्याख्या कर लोगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए? अब ये ध्यान दो, इधर 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 इधर, चलो फोकस कर इधर। मक्खी पे ध्यान दो। वो मक्खी बता रही है प्रश्न आने वाला है, आपका ध्यान इस वीडियो पे यदि नहीं पड़ा, आपने इसका ध्यान इस क्वेश्चन पे नहीं दिया, आपका ध्यान नहीं पड़ा, तो वह क्वेश्चन आपसे लगने वाला नहीं है। वो मक्खी आके बता रही यही क्वेश्चन आएगा, ये तुम लोग का ध्यान यहाँ नहीं है भैया, कर नहीं पाओगे, ध्यान यही लगाओ और कुछ बातें हो रही अच्छी तो उसको सीख लो, पढ़ लो, नंबर बढ़िया आएगा। अपने घर रहोगे, मेरे लिए कुछ दोगे नहीं? दोगे? क्या लाओगे? बस मिठाई खिला दोगे? अच्छी बात है, खूब बढ़िया तरक्की करो, खूब बढ़िया नंबर पाओ, मिठाई भी खिलाओ, सबको खिलाओ, लेकिन उस पढ़ाई का सदुपयोग करना, कभी जिंदगी में दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्लियर? दूसरी बात, कीनो हित्वा डैश 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 सुखी भवेत, यह किस चैप्टर का है? जीवन सूत्रावली। किस चैप्टर का है? जीवन सूत्रावली। कि किस्मित गुरुतरम त्रिणात, ये भी बेटा जीवन सूत्रावली का ही है। तो पाठ का नाम याद हो गया? और ये पद में तत्स्यता वार्ता दासम, ये प्रबुद्धो ग्रामीण है, उस चैप्टर का है। और अस्माकम संस्कृति दृढ़ता चेती, और ये बेटा भारतीय संस्कृति का है। किसका है? भारतीय संस्कृति का। कर लोगे? कोई डाउट? तो बेटा ये पाँच नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 10 और 10 5 15 5 20, और इसके पहले मैंने आपको लगभग 25 नंबर का बता दिया, यानी 45 नंबर आपका बोर्ड पे लिखा हुआ जो है उसी में से आएगा, कोई काट नहीं सकता, इसकी गारंटी है। प्रश्न नंबर 24 में क और ख देख लिया। ग में आता बेटा श्लोक लिखना, ये 2 अंक का है, ये भी आपके हाथ में है। आप अपने किताब का कोई भी 3 श्लोक याद रख लेना, कोई भी 3 श्लोक याद रख लेना, और 3 में से 1 लिख दोगे 2 अंक मिल जाएगा। ये बिल्कुल आपके हाथ में है, कोई आपका नंबर काट ही नहीं सकता। और 3 श्लोक क्यों याद करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न पत्र में 2 श्लोक लिख के आएगा, आज जो लिख के आया है आप वही याद किए हो और वही पेपर में आ गया, तो फिर आप वो लिखोगे भी तो भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए 3 याद करना। अगर 2 आता है तो 1 तो आपके पास आउटेड है, वो आप लिख लो, 2 अंक मिल जाएगा। संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएगा बेटा 2 अंक का। मैं ज्यादा नहीं, केवल 5 प्रश्न लिखा हूं, इस 5 में से 2 आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। कौन सा? पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति? वाराणसी नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, यानी विभिन्न धर्मों का क्या है? संगम स्थली। फिर कह रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरने के बाद मंगल होता है, यानी लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं, तो उसका आंसर है बेटा वाराणस्या। वाराणस्या
मरणम मंगलम भवति, पूरा वही है, कोई डाउट? एक प्रश्न, वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेन, वीर की पूजा क्यों होती है, तो वीर की पूजा उसकी वीरता के लिए होती है। क्लियर? पदेन बिना किम दूर याति, कौन जो बिना पैरों से दूर चला जाता है, तो पत्र क्या जाता है, बिना पैरों के कोई चल पाएगा? लेकिन पदेन बिना पत्र दूरम याति, यानी पत्र बिना पैरों के भी दूर से भी आता है और दूर तक भी जाता है। कोई बुराई? समझ में आ रहा है? चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, यानी क्रांतिकारी थे और देशभक्त भी थे। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? क्रांतिकारी भी थे, देशभक्त। पत्र लिखने के लिए बेटा 4 अंक का आएगा। एक संपादक के पास पत्र लिख लेना, याद कर लेना। जैसे आपके गांव में घर के अगल बगल गंदगी है, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए किसी अखबार में इश्तिहार देना है, तो आप उसी को बोलते हैं संपादक के पात्र पत्र लिखिए। तो आप पूरा पत्र लिखने का तरीका हम आपको बताए थे कि अब कोई भी पत्र लिखोगे बेटा, तो यहाँ से यदि शुरू होगा सेवा में, तो यहीं खत्म होगा, और लास्ट में आपका भी लिखेंगे आज्ञाकारी, तो राइट यानी लेफ्ट में शुरू हुआ, लेफ्ट में ही खत्म होगा। इसके पहले कुछ राइट, लेफ्ट में कुछ राइट में लिखा जाता था। यानी यहाँ से शुरू करोगे, यहीं पे पूरा खत्म होगा। लिखने का तरीका भी आपको बताया गया था। क्लियर? तो क्या गंदगी से निदान पाने हेतु संपादक को पत्र, ये जरूर आप पढ़ लेंगे। मलेरिया और डेंगू, वही गंदगी जब दूर होगा तो उसमें मलेरिया डेंगू भी दूर हो जाएगा, यानी बीमारी से बचाव हेतु भी आप उसमें पत्र पढ़ लेंगे। और एक पत्र और पढ़ लीजिएगा, फीस माफी का, यानी आपकी फीस माफ हो जाए, यानी शुल्क ना लगे स्कूल की, साल भर की फीस ना देना पड़े, ऐसा पत्र जरूर याद करना, आपके भी काम आएगा भविष्य में। तो आप उसको जरूर पढ़ लेंगे। लिखने का तरीका बताया गया है, कोई डाउट नहीं ना उसमें। निबंध 2 टॉपिक दिए 100% एक पे आने वाला है, एक नारी सशक्तिकरण पे और दूसरा पर्यावरण और एक और याद कर लेना, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम, ये 3 में से एक बेटा परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा, इसकी गारंटी है। पर्यावरण प्रदूषण तो 100% है, कोई डाउट? अब इसको समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, ये 7 अंक में आने वाला है, ये आपका 4 अंक में आएगा, और ये है 3 अंक का आएगा एक प्रश्न, और आउटेड प्रश्न है, लिख के ले जाओ। 100% यही बोर्ड परीक्षा 2024 में छपा हुआ है। क्या है? छपा हुआ है। जैसे चंद्रशेखर आजाद, यानी मातृभूमि के लिए आपके चैप्टर का है, तो मातृभूमि के लिए नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मातृभूमि के लिए के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या प्रश्न पूछ सकता है चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसको लिखने में ही बेटा आपको पूरा नंबर मिलेगा। और लिखते वक्त कोशिश करना, यदि आप उनकी व्याख्या कर रहे हो, उनकी वीरता को दर्शा रहे हो, तो एक एक हेडिंग डाल के लिखो। क्लियर? हेडिंग बाय हेडिंग। निबंध में भी जितना हेडिंग होगा उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा, जितना कम हेडिंग होगा उतना खराब नंबर मिलेगा। और जितना आप नंबर आप हेडिंग सोच लोगे, उससे ज़्यादा आप लिख भी लोगे। तो हेडिंग आप बनाना सीखो और हेडिंग से लिखना सीखो। चंद्रशेखर आजाद की कहानी में ये है कि जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार के गिर जाते हैं, तो उनकी वीरता के लिए एक इसमें मातृभूमि के लिए ये कविता बुक आती है, छोटी सी, उसी में है कि गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी जाने की, पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा या ना जाने गोली कब खन की। यानी मरने के बाद भी उनकी 100 पड़ी हुई है, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेज सैनिक के अंदर एक भी व्यक्ति के अंदर, एक भी सैनिक के अंदर ऐसा कलेजा नहीं था कि वो उनके पास जा सके, और उनके मुख से अंगार फूटता था कि गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, या वीर गिर गया है, जरूर गिर गया है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत है, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसके पास जा पाऊँ। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी जाने की, पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा या ना जाने गोली क्या खन की। और जब उनका कर्नल बोलता है कि जाओ देखो, कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, ये गिर पड़ा है,
भले मर गया है, मूर्छित अवस्था में है, लेकिन कोई नहीं जानता है कब उठ के गोली मार दे, कब ये उठ के गोली चला दे, कब किसके जान से मार दे। तो संपूर्ण बेटा 50 अंक का प्रश्न पत्र आपको इस वीडियो में है और इसके अलावा नहीं आएगा, ये पूरा 100% दावा है। और इस वीडियो पे रिव्यू, लाइक, कमेंट आया और गया तो ऐसे ही आपको इंग्लिश का भी, साइंस का भी, मैथ का भी और सोशल साइंस का भी कंप्लीट वीडियो आपको हम दे देंगे और आप लोगों को भी मिलेगा। तो इसमें सपोर्ट चाहिए सबका। क्लियर है? Yes, sir. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। Okay, sir. और मेहनत का फल दें और फल हमारा यही है कि वीडियो को